चलिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैं इम्पल्स डिलीवर करूंगा और उम्मीद है कि आपको पिछला लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। पिछले लेक्चर के अंदर हमने न्यूटन्स सेकंड लॉ की एप्लीकेशंस की बात की थी, कुछ अच्छे कंसेप्ट सीखे थे। आज वाले लेक्चर के अंदर हम इम्पल्स की बात करने वाले हैं और इम्पल्स बहुत इंटरेस्टिंग और ईजी सा कंसेप्ट है, राइट। और इम्पल्स की बात अब सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर के अंदर भी, जहाँ अपन मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करते हैं, मोमेंटम की बात करते हैं सेंटर ऑफ मास के साथ में, वहाँ पे भी बात करते हैं। तो वहाँ पे भी एक बार फिर से अपन इसको समझेंगे, सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर तो इसकी बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन की एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। सो बेसिकली इम्पल्स होता क्या है, हम उसकी बात करें। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि साहब इम्पल्स इज सिंपली चेंज इन मोमेंटम। डेफिनेटली चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स बोलते हैं, लेकिन चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स किस सिचुएशन में बोलेंगे, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अगर चेंज इन मोमेंटम ही इम्पल्स है तो फिर हमने उसको चेंज इन मोमेंटम क्यों नहीं बोला, इम्पल्स क्यों बोला, राइट। तो इम्पल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, इसलिए अपन बोल देते हैं चेंज इन मोमेंटम ही इम्पल्स है। लेकिन एक पर्टिकुलर केस के अंदर ही चेंज इन मोमेंटम को हम इम्पल्स बोलते हैं, और वो पर्टिकुलर केस क्या है? whenever a relatively large magnitude of force acting for short duration of time, in that situation change in momentum is called as impulse। क्या समझ में आया? इंपल्स को समझाने से पहले, जैसा कि मैंने आपसे बात की थी कि मैं इजी शॉर्ट नंबर 3 के अंदर इंपल्स डिलीवर करने जा रहा हूं, तो हमारा जो ये लेक्चर है इसके अंदर हम इंपल्स की बात करने वाले हैं और इंपल्स के साथ साथ कुछ एप्लीकेशन सेक्शन की बात करेंगे। तो इंपल्स एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कंटेंट है। इजी शॉर्ट 3 के अंदर हम बात करने वाले इंपल्स की, और इंपल्स जो है उसकी डेफिनेशन जो मैंने आपको अभी दी है, मैं उसी को वापस आपको री एक्सप्लेन कर रहा हूं। इंपल्स इज नथिंग, इट इज सिंपल चेंज इन मोमेंटम, बट इन विच केस चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड एज इंपल्स whenever a relatively large magnitude of force acting for short duration of time, in that situation change in momentum is called as impulse। जैसे डेफिनेशन की अगर बात करें तो when a very large force act on an object a very short duration of time, for a very short duration of time, then there will be a sudden change in momentum of the object. This sudden change in momentum is called as impulse। अब एग्जाम्पल कुछ अगर आपके दिमाग में आते हैं तो आप खुद सोच के देखिए कौन कौन से वो एग्जाम्पल्स हैं जो इंपल्स के हो सकते हैं, जहां चेंज इन मोमेंटम एक सडनली आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक फुटबॉल रखी हुई है, फुटबॉल के किक मारा। आप मुझे बताइए, फुटबॉल के रेस्ट से मोशन में आने का जो टाइम ड्यूरेशन है, यानी उस किक का जो टाइम इंटरवल है, इट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दी रिलेटिव टाइम जो हम बाकी टाइम्स की बात कर रहे थे। अच्छा, यहां आपको एक चीज और क्लियर कर दें कि कई क्वेश्चंस के अंदर वो काफी बड़ा टाइम स्पान दे देते हैं आपको, और फिर भी वो इंपल्स की बात कर रहे होते हैं, तो हम लोगों को बुरा मान के नहीं बैठना है, राइट। देखो, आप जानते हो लार्ज एंड स्मॉल ऑल थिंग्स आर रिलेटिव, राइट। तो कई बार कुछ एग्जामिनर जब क्वेश्चन की फ्रेमिंग करते हैं तो वो कुछ इंटरवल ऑफ टाइम 3 सेकंड, 4 सेकंड, 2 सेकंड का टाइम भी वो देकर के देंगे आपको, और वो इंपल्स की बात करेंगे, तब भी हम चेंज इन मोमेंटम को कैलकुलेट कर रहे होंगे। उसमें कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। पर प्रैक्टिकली अगर बात की जाए तो आप देखें कि अगर हम फुटबॉल के किक मारते हैं तो जो किक का ड्यूरेशन होता है वो छोटा होता है। उस सिचुएशन में फुटबॉल के मोमेंटम में जो चेंज आया, सडन चेंज, देखिए बात यहां समझना ध्यान से, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जब आपने किक मारा तो किक मारने से जस्ट पहले उसकी क्या वेलोसिटी थी, 0। तो डेफिनेटली फुटबॉल रेस्ट पे थी और किक मारने से जस्ट पहले मैं वेलोसिटी की बात करता हूं, तो वेलोसिटी 0 होने की वजह से इनिशियल मोमेंटम 0 रहा होगा। और जैसे ही आपने किक मारा, उस इंस्टेंट जो मोमेंटम उसने एक्वायर किया है, उसका जो चेंज है वो इंपल्स कहलाएगा। आफ्टर ए लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम जब फुटबॉल मूव कर रही होगी तो लगातार उसकी वेलोसिटी बदल रही होगी, मैग्नीट्यूड भी बदल रहा होगा, हम उसकी बात नहीं करेंगे। जस्ट बिफोर एंड आफ्टर, किक के पहले और बाद में जो मोमेंटम में चेंज आया, दैट चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड एज इंपल्स। सडनली वैसे के वैसे अगर मैं बात करूं तो मान लो किसी क्रिकेटर ने क्रिकेट बॉल के शॉट खेला। अभी आपको याद होगा वर्ल्ड कप आया था, और वर्ल्ड कप के अंदर एक बहुत बेहतरीन शॉट पाकिस्तान के अगेंस्ट विराट कोहली ने मारा था, और वो शॉट बहुत जबरदस्त था। अगर आपको याद हो तो जब ऑफ स्टंप एक हाइट वाली बॉल आती है और वो उसको स्ट्रेट 6 मारता है, तो सभी लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया था उस शॉट को। और आपको याद आ ही रहा होगा कितना बेहतरीन वो शॉट था और कितना बेहतरीन वो मैच भी था। खैर जी, तो बात कर रहे हैं कि जब बॉल आती है और बॉल आकर के बल्ले के हिट करती है, तो वो जो हिटिंग ड्यूरेशन होता है वो बहुत छोटा होता है। उस सिचुएशन के अंदर जो बॉल के मोमेंटम में चेंज आया वो इंपल्स कहलाएगा, राइट। इस तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं जहां अपन इंपल्स की बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई बंदा या कोई सोल्जर या कोई भी पर्सन, कोई भी कमांडो या कमांडर या आप खुद किसी हाइट से जंप मार के ग्राउंड पे आते हैं। तो जब आप हाइट से जंप मार के ग्राउंड पे आते हैं तो ग्राउंड के टकराने के जस्ट पहले आपके पास अच्छा खासा मोमेंटम होता है, और टकराने के तुरंत बाद आपका मोमेंटम 0 हो जाता है।
तो वो जो इंपैक्ट टाइम है वो नेग्लिजिबल टाइम होता है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर जो मोमेंटम में चेंज आया वो इंपल्स कहलाएगा। और इन सभी सिचुएशन के अंदर आप देखेंगे तो जो फोर्स लग रहा होता है वो बहुत जबरदस्त मैग्नीट्यूड का फोर्स होता है। सो वेन एवर अ रिलेटिवली लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इन दैट सिचुएशन चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्स। आपके डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो यहां देखिए बहुत सिंपल सी चीज है। हमने चेंज इन मोमेंटम को इंपल्स बोला, आई से डिनोट करते हैं, कुछ लोग इसको जे से भी डिनोट करते हैं, तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। हम इसको आई से लिख सकते हैं या जे से लिख सकते हैं, राइट, इंपल्स को। तो आई लिख सकता हूं, जे लिख सकता हूं, डेल्टा पी लिख सकता हूं, वट एवर यू वांट टू राइट, बट ये कुछ सिंबल्स हैं जिसमें अपन इंपल्स को डिनोट करते हैं। चेंज इन मोमेंटम को इंपल्स बोलते हैं। किस कंडीशन में बोलते हैं मैं आपको समझा चुका हूं। आगे बात करते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज यूनिट इज एग्जैक्टली सेम, जो कि मोमेंटम की यूनिट होती है, जो कि चेंज इन मोमेंटम की यूनिट होती है। तो बताइए मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? केजी मीटर पर सेकंड। तो इसकी यूनिट भी केजी मीटर पर सेकंड ही होगी। अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूले की बात करूं तो डायमेंशन क्या बनेगा यार कि साहब, जो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा केजी मतलब मास हो गया, मीटर मतलब लेंथ हो गया, और सेकंड मतलब टाइम हो गया। मतलब क्या बना बच्चों? m1 l1 t-1 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंपल्स और चेंज इन मोमेंटम। बात एक ही। द डायरेक्शन ऑफ इंपल्स इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो आपको नजर आ रहा होगा कि वॉट एवर बी द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा पी विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंपल्स। वन मोर थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन हम हमेशा बात करते हैं, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन से हम बात करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स इन चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। और आप यहां क्या कह रहे हो कि इंपल्स का डायरेक्शन वही है जो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन है। इसका मतलब मैं यह भी कह सकता हूं कि इंपल्स का डायरेक्शन वही होगा जो अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन है, राइट। बात एक ही है, क्योंकि हमें पता है चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन ही फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो जो फोर्स का डायरेक्शन है, जो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन डेफिनेटली इंपल्स का होगा। यह बात यहां क्लियर हो चुकी है। यहां देखिए, स्लोप ऑफ द मोमेंटम ऑन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द फोर्स। आपको पता है बच्चों, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन एफ इक्वल्स टू डीपी बाय डीटी होता है, डीपी बाय डीटी होता है। ये सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन था। अब जरा मुझे एक बात बता दीजिए, अगर ये सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि P वर्सेस T ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ, ऐसे लिखेंगे, स्लोप ऑफ PT ग्राफ क्या शो करेगा? P वर्सेस T ग्राफ का जो स्लोप होगा वो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मान लो इधर मोमेंटम ले लेता हूं और इधर टाइम में कंसीडर कर लेता हूं, और ये मोमेंटम टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है। अब मान लो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, इस पॉइंट पे बताइए इस पॉइंट पर फोर्स कितना लगेगा। तो आप कहेंगे साहब इस पॉइंट का फोर्स निकालने के लिए यहां एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस टेंजेंट का इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम स्लोप देख लेंगे। टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं? मैं सीधी सीधी बात कर सकता हूं कि साहब यहां पर देखिए, इसको इस पर्टिकुलर पॉइंट से टच करती हुई एक लाइन बना लेता हूं। दिस इज द टेंजेंट एट दिस पॉइंट। क्या हो जाएगा ये टेंजेंट इस पॉइंट का? तो जो टेंजेंट है वो ऐसे ड्रॉ कर लिया, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अब इस टेंजेंट ने टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया, उस एंगल का जो टेन थीटा होगा वो टेन थीटा ही स्लोप होगा, और ये जो स्लोप होगा वही फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। यहां एक बात हम और समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं दिस थीटा इज 45 डिग्री, सपोज 45 डिग्री, so force will be equals to, F will be equals to tan 45 degree, and tan 45 degree is equals to 1. That means force acting on a particle at this point is 1 Newton. Hopefully आपको समझ में आ चुका होगा, राइट। तो मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है बच्चों, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? डेफिनेटली वो स्लोप उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू देगा। तो मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप फोर्स देगा। ये एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था। दूसरी चीज आप यहीं से बात कर सकते हो, यहां से देखिए, F इक्वल टू डीपी बाई dt। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीपी? कि साहब डीपी इक्वल्स टू एफ dt होगा, नहीं होगा? अगर आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये चेंज इन मोमेंटम इंपल्स देगा। मतलब फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया, इंटीग्रेशन से एरिया अंडर द कर्व मिलता है। तो हम इसे बात कर सकते हैं, एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ, area of FT graph gives change in momentum। चेंज इन मोमेंटम का क्या मतलब हुआ? हम अगर इंपल्स की बात कर रहे हैं तो FT ग्राफ का जो एरिया होगा वो चेंज इन मोमेंटम देगा या इंपल्स देगा, बात एक ही है, राइट।
मैं इससे बात कर सकता हूं कि मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप से क्या मिलेगा, फोर्स, और फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ अगर दे दिया जाए तो उसका जो एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे वो देगा आपको चेंज इन मोमेंटम या इंपल्स। एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द इंपल्स और चेंज इन मोमेंटम। फॉर एग्जांपल ये फोर्स है, वो टाइम है, यहां पर इस तरह ग्राफ बना हुआ है। आप मुझे बताइए ये जो ग्राफ है इसका जो एरिया मिलेगा यहां पर, ये एरिया अंडर द कर्व जो मिलेगा वो एरिया, पहली बात तो ये एरिया पॉजिटिव लेना है, टाइम एक्सिस के ऊपर वाला एरिया क्या लेना है, पॉजिटिव। तो डेफिनेटली यहां पे जो डेल्टा पी होगा या डेल्टा P1 होगा उसको भी मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा। लेकिन टाइम एक्सिस के नीचे जो मुझे एरिया मिलेगा, ये वाला जो एरिया है वो मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा। यहां एरिया क्या लेंगे, यहां एरिया हम नेगेटिव लेंगे, एंड डेफिनेटली यहां पे डेल्टा P2 जो होगा वो भी नेगेटिव ही होगा। उम्मीद है आपके समझ में आ चुका होगा। अगर आप मान लो डेल्टा P1 की वैल्यू डेल्टा P2 के बराबर है मैग्नीट्यूड में, तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो, राइट। तो मुझे सिर्फ इतना बताना था आपको कि फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ के एरिया से हमें क्या मिलता है, चेंज इन मोमेंटम। यहां तक कहानी क्लियर होगी। ये बहुत सिंपल सा कंटेंट था। अब देखिए, फॉर अ सर्टेन मोमेंटम चेंज इफ टाइम इंटरवल इज इंक्रीज्ड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट समझना। अगर मैं आपसे बात करना चाहूं कि सब फोर्स क्या होता है, कि सब फोर्स इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T होता है, अगर मैं एवरेज फोर्स की बात करूं तो अगर चेंज इन मोमेंटम को फिक्स कर दिया जाए, यहां ध्यान से समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर चेंज इन मोमेंटम को फिक्स कर दिया जाए, इन्होंने क्या कहा, फॉर सर्टेन चेंज इन मोमेंटम, फॉर सर्टेन चेंज इन मोमेंटम की बात की जाए, मतलब चेंज इन मोमेंटम को फिक्स कर दिया जाए। इफ टाइम इंटरवल इज इंक्रीज, अगर डेल्टा T को इंक्रीज करोगे तो फोर्स कम लग जाएगा, देन द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। ये तो क्लियर है ही सी कि अगर हम टाइम इंटरवल को कम कर दें फॉर अ गिवन चेंज इन मोमेंटम तो फोर्स बढ़ जाएगा, और अगर टाइम इंटरवल को बढ़ा दें तो फोर्स कम हो जाएगा। इसकी कुछ एप्लीकेशंस की बात करेंगे हम लोग। बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। देखिए, हमारा जो इंडिया के अंदर जो हमारा फेवरेट गेम है वो क्रिकेट है, और भी है, पर सबसे ज्यादा जो देखा जाता है वो क्रिकेट है, क्योंकि हमारी टीम वर्ल्ड वाइड क्रिकेट के अंदर अक्सर टॉप पे रहती है, टॉप क्लास प्लेयर हैं यहां पर। तो क्रिकेट से हम लोग सब वाकिफ हैं, और आप सब लोग क्रिकेट खेलते भी होंगे, चाहे मैं बॉयज की बात करूं या गर्ल्स की बात करूं। अगर आपने नहीं भी खेला तो आपने ये नोटिस जरूर किया होगा कि जब भी कोई क्रिकेटर फील्डिंग कर रहा होता है, उसके पास कैच आता है, तो वो अपने हाथ को बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करता है जब वो कैच ले रहा होता है। या आप खुद एक बार इसको करके देखें कि जब आप देखिए, अगर आपने क्रिकेट खेली तो आपको ये पता होगा ही कि जब हम कैच लेते हैं तो अपने हाथ को पीछे लेके आते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। लेकिन कभी आप ऐसा करना कि कोई कैच आपके पास आए और अपने हाथ को उसी पोजीशन पर रख देना, आप हाथ को पीछे लेके नहीं आना, फिर आपको मजा आने वाला है। दो तरह से मजा आएगा। एक मजा क्या आएगा कि आपके हाथ पे अच्छी खासी चोट लगेगी, दर्द होगा। दूसरा मजा क्या आएगा, कैच छूटने वाला है। अगर कैच छूट जाता है तो फिर आपके जो साथी प्लेयर्स हैं उनकी भी डांट सुननी पड़ेगी। तो आप करते क्या हो, जब आप कैच लेते हो तो अपने हाथ को पीछे लेके आते हो। क्यों लेके आते हो, ध्यान से समझे। जब हम हाथ को पीछे लेके आते हैं तो मान लीजिए हमारी बॉल जो है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही थी। तो अगर वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही थी तो उसका कुछ ना कुछ मास है, तो उसके पास इनिशियली कुछ ना कुछ मोमेंटम तो था। आप जब कैच ले रहे हो, फाइनली कैच लेने के बाद आप उसको रेस्ट पे लेके आ रहे हो, तो जो भी उसका इनिशियल मोमेंटम था और फाइनल मोमेंटम जीरो है, तो जो चेंज इन मोमेंटम में लेके आ रहा हूं वो वैल्यू फिक्स हो गई। तो फॉर ए गिवन चेंज इन मोमेंटम, अगर मैं उस चेंज इन मोमेंटम के आने का टाइम बढ़ा दूं, यहां लेता हूं, इतना लेके आता हूं, तो मैंने कुछ टाइम लिया, और लेके आऊंगा, मैंने टाइम बढ़ा दिया, और नीचे तक लेके आऊंगा और टाइम बढ़ा दिया। मतलब मैं जैसे जैसे टाइम को बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे मेरे हाथ पे लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा। तो एक बेहतरीन एग्जांपल था इंपल्स का कि फॉर ए गिवन चेंज इन मोमेंटम अगर टाइम बढ़ा दिया जाए तो फोर्स कम लगेगा। यही चीज अगर आप ऐसे बात की जाए कि आप देखा होगा ना कि हमारी जो गाड़ियां होती हैं, बाइक्स वगैरह होती हैं, कार्स होती हैं, उनमें शोकर्स लगे होते हैं। वो शोकर क्या करते हैं, वो शॉक एब्जॉर्वर का काम करते हैं। वो भी एग्जैक्टली वही करते हैं कि जहां कहीं भी जर्क आता है वहां पर वो बेसिकली टाइम इंटरवल बढ़ा देते हैं ताकि हमें जो एक झटका, एक फोर्स लगता है गाड़ी के अंदर बैठे बैठे, वो फोर्स डिक्रीज हो जाए। ऐसे कैसे ही अगर आपसे कहा जाए कि किसी हाइट से आपको जंप मार के ग्राउंड पे आना है तो आप फटाफट मना कर देंगे। लेकिन एक साइंस स्टूडेंट होने के नाते हमें मना नहीं करना चाहिए। हम ये सब जंप तो हम मार देंगे, हम जैसा कहते हैं आप वैसा कर दें कि सब क्या करना है कि हम एक काम कीजिए,
आप जिस हाइट से मुझे जंप मारना चाह रहे हैं मैं वहां जंप मारूंगा, चाहे वो 20 फीट हो या 10 फीट हो। कर मत लेना अननेसेसरी, राइट। मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, बस आप नीचे क्या करें कि फ्लोर पर अच्छे खासे गद्दे बिछा दें, 4-5 गद्दे मोटे अच्छे स्पंजी गद्दे, फिर आप जंप मार सकते हैं कि हाँ सब तब तो हम मार लेंगे। तो गद्दे बिछाने से इसका क्या हुआ, इससे क्या हुआ बच्चों कि जब एक थिकनेस ऑफ, जो आपने गद्दे बिछाने कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, जब आप जंप मार के नीचे आएंगे तो उनके कांटेक्ट में आने तक आपने कुछ ना कुछ मोमेंटम एक्वायर कर लिया। अब जब उस पर जंप मारेंगे, वहां गद्दे लगे हुए स्पंजी गद्दे, तो वहां से मोमेंटम को 0 होने का टाइम आप बढ़ा रहे हो। तो अगर टाइम बढ़ा दोगे तो फोर्स कम लगेगा, मतलब चोट कम लगेगी। पर उसकी जगह अगर हम हार्ड कंक्रीट सरफेस पे जंप मारेंगे, तो जब आप हार्ड कंक्रीट सरफेस पे जंप मारोगे तो जैसे ही आप सरफेस से कांटेक्ट में आते हो, इंस्टेंटेनियसली उसी मोमेंटली बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर आपका मोमेंटम 0 हो गया। टाइम इंटरवल कम होने की वजह से फोर्स ज्यादा लगेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, कुछ एप्लीकेशंस थी जहां पर इंपल्स को समझ सकते हैं। देखिए एग्जांपल्स की अगर बात करें तो वही क्रिकेटर वाला एग्जांपल मैंने बात की, दूसरा वही शोकर्स की मैंने बात की, शोकर नाम ही इसलिए बोलते हैं उसको, शॉक एब्जॉर्बर होता है। और तीसरा क्या है, अ पर्सन जब वो जंप मारता है सीमेंट सरफेस पर, कंक्रीट सरफेस पर, तो उसको चोट ज्यादा आती है। लेकिन अगर वो कोई ऐसी सरफेस पे कूदेगा जहां सैंड हो या मड हो या आपने गद्दे वगैरह बिछा दी हो, तो टाइम इंटरवल बढ़ने की वजह से फोर्स कम लगता है। ये कुछ एप्लीकेशंस थी। आगे मूव करते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। Figure shows the estimate force time graph for the baseball stuck by a bat from this curve determine. बेसबॉल आपने देखा होगा, अंग्रेजों का गेम है, इंग्लिश प्लेयर अक्सर खेलते हैं। काफी हद तक क्रिकेट के सिमिलर होता है। एक बैट होता है, बेसबॉल को खेलने वाला बैट होता है, वो बॉल को फेंकते हैं उधर से, वो उसको हिट करता है। तो कुछ काफी सिमिलर टू क्रिकेट होता है ये गेम। तो एक बेसबॉल है और एक बैट है। जब बेसबॉल से बैट आके टकराता है तो उस पर लगने वाला फोर्स कुछ इस तरह से वेरी करता है, और आपसे कहा जाता है कि इस पे कुछ चीजें हमें कैलकुलेशन करनी है। पहली कैलकुलेशन क्या करनी है, इंपल्स डिलीवर्ड टू द बॉल, इंपल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों इंपल्स अपन जानते हैं क्या होता है, देखिए ये फोर्स है और ये टाइम है। फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया इंपल्स शो करेगा। तो इंपल्स की अगर मैं बात करूं आई, इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं या डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं, तो आप क्या करोगे, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको, ये इस ट्राइंगल देखो, ये 1 है, ये 2.5 है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 2.5 माइनस 1 यानी 1.5। तो जो बेस लेंथ हो गई वो 1.5 हो जाती है। और हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों, ये पूरी हाइट लेनी है हम लोगों को। हाइट कितनी हो गई 18,000, तो ये हो गया 18,000, राइट। और इसको सोल्व करने पे ये मिल रहा है, ये तो 9,000 हो जाएगा, ठीक। ये मिल रहा है मुझे 13,500 kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मतलब इंपल्स मिलेगा 13,500 kg मीटर पर सेकेंड। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.3 इंटू 10⁴ kg मीटर पर सेकेंड। उम्मीद आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट पार्ट क्या है, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। एवरेज फोर्स कितना लगेगा बच्चों, एफ एवरेज जो होता है ना, वो होता है टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल चेंज इन मोमेंटम आप निकाल चुके हो, कितना आया बताइए, दिस इज इक्वल टू 13500 एंड टाइम टेकन इज व्हाट, 1 सेकंड से 2.5 सेकंड तक कितना हुआ 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5। फिर से सोल्व करने पर आ जाएगा 9,000 न्यूटन। तो ये एवरेज फोर्स लगा। एक सिंपल क्वेश्चन था, आपको बस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना आना चाहिए, तो आपको आता ही होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये जो ट्राइंगल था इसका एरिया निकालूंगा, मुझे पता है फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया चेंज इन मोमेंटम या इंपल्स को डिनोट करेगा, और एवरेज फोर्स क्या होता है, टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो उम्मीद है यहां तक भी आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अ फोर्स F इक्वल्स टू 6t + 2 न्यूटन स्टार्ट एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg व्हिच इज इनिशियली एट रेस्ट। फाइंड impulse imparted to the particle from t equal to 0 to t equal to 4 second and velocity of the particle at t equal to 4 second. It is a good question. अब देखिए, इसको मैं सोल्व करके आपको बताता हूं सवाल को, ध्यान से सोल्व समझे इसको। अगर सॉल्यूशन सेक्शन के अंदर बात की जाए तो बच्चों आप जानते हो कि F इक्वल टू क्या होता है, dp/dt, और यहां से dp क्या हो जाता है, f dt। इंटीग्रेट कर देंगे
तो टोटल चेंज इन मोमेंटम मिलेगा। पहला क्या पूछा, इंपल्स इंपार्टेड टू द पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकंड, और ये जो चेंज इन मोमेंटम मिलेगा यही इंपल्स के बराबर होगा। तो हम करने क्या वाले हैं, हम ये लिख देंगे इंपल्स, इंटीग्रेट करेंगे, फोर्स की वैल्यू क्या दे रखी है 6t प्लस 2 इंटू डी टी, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएंगे आपके पास कहां से कहां तक, ये हो जाएंगे 0 से 4 सेकंड तक, तो ये 0 से 4 हो गया। चलिए बात करते हैं, देखिए अंदर लेके आ रहा हूं 6t डी टी प्लस 2 डी टी, पार्ट बाय पार्ट इंटीग्रेट कर दें, ये 0 से 4 ये इंटीग्रेट हो जाएगा और 0 से 4 ये इंटीग्रेट हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा टी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 होता है, तो ये तो 6 हो गया और ये हमारे पास हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट हो जाएंगे 0 से 4, ये देखिए 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और प्लस ये 2 डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा और लिमिट हो जाएंगे 0 से 4। जरा बताइए, लोअर लिमिट 0 तो पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना, लिमिट कैसे पुट करते हैं, टी की जगह एक बार अपर लिमिट पुट करोगे, माइनस करके लोअर लिमिट पुट करोगे, लोअर लिमिट 0 तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, समथिंग माइनस 0 इज ऑलवेज समथिंग। मतलब यहां पहले मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से समझना, यहां पे पहले हम टी की जगह 4 पुट कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो 16 इंटू 3 क्या हो जाएगा बच्चों 48, प्लस यहां आ जाइए टी की जगह 4 माइनस 0 4 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 हो जाएगा, तो 8 हो गया, तो 48 प्लस 8 इज द 56 kg मीटर पर सेकेंड इज द इंपल्स और चेंज इन मोमेंटम। अब आपसे पूछा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। यार मुझे बताइए यहां पे स्टार्ट एक्टिंग का क्या मतलब है, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 ही होगी, क्योंकि पहले फोर्स नहीं लग रखा था, हमने मान लिया पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे भी नहीं रखी तो आपको 0 ही मानना पड़ेगा। तो हम कहेंगे साहब चेंज इन मोमेंटम जो होता है ना डेल्टा पी, जो हमारे पास 56 के बराबर आया, ये एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल के बराबर होगा। 56 इक्वल टू एम की वैल्यू 2 kg है, वी फाइनल मुझे कैलकुलेट करना है, इनिशियल थी 0। बताइए ये कितना बना, 56 डिवाइडेड बाई 2 इज व्हाट 28, तो ये बन गया 28 इक्वल टू वी फाइनल, मतलब वी फाइनल इज इक्वल टू 28 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। होपफुली क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस करना ठीक से, ऐसे कोई भी इक्वेशन बना के दे देगा और आपसे पूछ सकता है फाइनल वेलोसिटी क्या हो। अच्छा ये भी तो पॉसिबल है, इसी क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे दे, तो हम चेंज इन मोमेंटम तो ऐसे ही निकालेंगे, बस जहां इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 पुट की है वहां जो भी इनिशियल वेलोसिटी गिवन होगी वो पुट कर देंगे और सोल्व कर लेंगे, वो भी एक आसान पार्ट होगा। कुल मिलाकर के एक इजी वे में इस तरह के क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। आप किसी भी एक क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, आपका होल्ड अपने आप क्वेश्चन पे आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, फाइंड इंपल्स गिवन टू द पार्टिकल एट t इक्वल टू 4 सेकंड इफ मास ऑफ द पार्टिकल इज 2 kg। ये आपके पास कुछ एक ग्राफ दे रखा है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है बच्चों, ये x है यानी डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम है t। आपको पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी शो करता है। तो यहां पे देखिए, यहां पे स्लोप क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 40 के बराबर, बेस कितना है 0 से 4 तो 4 हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 40/4 क्या मिलेगा 10। इसका मतलब v की जो इनिशियल वैल्यू है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। 4 सेकंड के जस्ट बाद स्लोप नेगेटिव हो गया, स्लोप नेगेटिव हो चुका है, मतलब यहां जो वेलोसिटी है वो कितनी मिलेगी माइनस। याद रहे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप अगर पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, और अगर स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी। तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी मिलेगी, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी माइनस, परपेंडिकुलर अभी 40 है और बेस 4 to 9 कितना हो गया 5, यानी 40/9 कितना हो गया, 40/5 कितना हो गया 8, तो -8 मीटर पर सेकेंड इज द फाइनल वेलोसिटी। अब जरा बताइए 4 सेकंड पर आपसे क्या पूछा है इंपल्स, तो 4 सेकंड के जस्ट पहले वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मोमेंटम मिल जाएगा। बताइए P इनिशियल कितना है, साहब P इनिशियल जो है वो है 20 kg मीटर पर सेकेंड, एंड व्हाट इज द P फाइनल, मतलब जस्ट आफ्टर द 4 सेकंड, जस्ट बिफोर द 4 सेकंड, 4 सेकंड पे बात कर रहा है, तो 4 सेकंड के पहले और बाद में। तो बच्चों फाइनल की अगर मैं बात करूंगा तो जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो कितना है 2 × -8 इज व्हाट -16
केजी मीटर पर सेकेंड। अब इंपल्स का बताना है आपको, बताइए इंपल्स क्या होता है, डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या निकालूंगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल कितना है, -16 माइनस इनिशियल है 20, कितना मिलेगा बच्चों, -36 केजी मीटर पर सेकेंड। तो आप इस तरह से इंपल्स और चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हो। हाँ, यहां कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात आ सकती है कि साहब हम उसने तो 4 सेकंड पे पूछा है। यस, 4 सेकंड पे जो भी चेंज आया ना बच्चों को 4 सेकंड पे आया। देखो 0 से लेकर के 4 सेकंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट बनी हुई है। अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है तो यहां से जस्ट बिफोर द 4 सेकंड वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड और मोमेंटम 20 केजी मीटर पर सेकंड है। एंड जस्ट आफ्टर द 4 सेकंड नेगेटिव हो गई, वेलोसिटी -8 और मोमेंटम -16 हो गया। तो जस्ट बिफोर एंड आफ्टर हमें स्टडी करना है चेंज की बात करें तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, -36 केजी मीटर पर सेकंड आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। आगे मूव करते हैं। ए गुड क्वेश्चन। अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg is initially at rest. A force act on it whose magnitude changes with time. The force time graph shown below. ये टाइम और फोर्स के बीच का ग्राफ हमें शो किया हुआ है। The velocity of the particle after 10 सेकंड, यहां वेलोसिटी बतानी है और इनिशियली रेस्ट पे गिवन है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो बताइए फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया देता क्या है। फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया बच्चों आपको देता है चेंज इन मोमेंटम। क्या देता है, चेंज इन मोमेंटम। तो आप मुझे बताइए इसका एरिया निकाल लेंगे। ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया निकालिए। देखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये जो है ये बेस कितना हो गया 2, हाइट हो गई 10, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करूंगा तो ये मिलेगा 10, तो ये एरिया 10 मिल गया। फिर 2 से 4 तक ये 2 है और ये कितना है 10, तो ये एरिया मिल जाएगा 20, 2 इंटू 10 20। अब आ जाइए यहां पर, तो देखिए ये 4 से 6, ये भी 2 है और ये भी 10 है, तो ये कितना मिल जाएगा अपन को वापस 20। फिर ये देखिए ये कितना है बच्चों, ये 2 है और ये 10 से 20 तक, 10 से 20 तक कितना है, ये 10 यानी 10, तो ये वाला जो एरिया मिल जाएगा वापस से 10 मिल जाएगा। अब देखिए ये कितना है 20 और यहां से यहां तक ये कितना है 4, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 4, तो हाफ इंटू बेस कितना हो गया, हाफ इंटू बेस, बेस की वैल्यू 4 पुट करूंगा तो हाफ इंटू 4 2 हो गया, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 20 से तो ये हो गया 40। अब बताइए टोटल एरिया कितना हुआ। देखिए 40 50 70 90 और ये 100, तो टोटल एरिया जो मिला आपको वो मिला 100। इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम जो मिलेगा डेल्टा पी वो है 100 केजी मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो 100 चेंज इन मोमेंटम है, ये कर दोगे एम v फाइनल माइनस v इनिशियल के बराबर। ये वैल्यू 0 थी और अगर ये वैल्यू 0 है तो 100 इक्वल टू मास 2 kg, तो m की वैल्यू 2 पुट कर दूंगा और ये हो जाएगा v फाइनल, ये यहां से को कैंसिल आउट करो, ये आ गया 50, तो जो v फाइनल आपको सोल्व करने पे मिला दैट इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड। एक इजी क्वेश्चन था, तो जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें राइट आंसर होगा 50 मीटर पर सेकंड, डी इज द करेक्ट आंसर। तो होपफुली आपके कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं इंपल्स के वो समझ में आए होंगे। एक आसान सा पार्ट था, बहुत इजी पार्ट था, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें और फिर इस एक लेक्चर को एंजॉय करें। इसके बाद अब हम आएंगे वहां पर जिसकी आप अब तक उम्मीद करके बैठे हुए हैं कि एक्चुअली व्हाट इज द न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। कुछ ब्लॉक्स वगैरह आएंगे, कुछ फ्री बॉडी डायग्राम्स आएंगे, कुछ स्टैटिक इक्विलिब्रियम वाले सवाल आएंगे, कुछ कनेक्टेड बॉडीज के क्वेश्चन आएंगे, कुछ पुली वाले क्वेश्चंस आएंगे। वो जो आपके दिमाग में होता है ना शुरू से, जैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी घूमना स्टार्ट करते हैं जो आप सबसे ज्यादा इस चैप्टर के अंदर प्रैक्टिस करते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम एप्लीकेशन सेक्शन में आएंगे, उस एप्लीकेशन सेक्शन के अंदर जहां पर मास कांस्टेंट होता है और मास कांस्टेंट होने के बाद आप जब फोर्स लगाते हो तो एफ नेट इक्वल टू एम ए आप यूज करते हो और एफ नेट इक्वल टू एम ए को यूज करते हो जो हम क्वेश्चन करेंगे उसकी। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सबसे पहले मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि बॉडीज के स्टैटिक इक्विलिब्रियम को कैसे मेंटेन किया जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर मिस नहीं करना है, इसको पढ़ना है, इसके पहले वाले 2 लेक्चर पढ़ने हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर को अटेंड करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्या नॉर्मल होता है, क्या टेंशन होता है, स्ट्रिंग का बिहेवियर क्या होता है, नॉर्मल का बिहेवियर क्या होता है, इनका नेचर क्या होता है और किस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाए जाते हैं, उनको किस तरह से सोल्व किए जाते हैं और किस तरह से स्टैटिक इक्विलिब्रियम्स के सवालों को डील किया जाता है।
मजा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।